अस्सलाम वालेकुम क्लास। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर का जो लेक्चर के अंदर हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है प्रोग्रामिंग पैराडाइम। लास्ट लेक्चर में हम देख चुके हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, लैंग्वेज की टाइप्स क्या क्या हैं, और थोड़ा सा मैंने कॉन्सेप्ट लास्ट लेक्चर में दिया था प्रोग्रामिंग पैराडाइम के बारे में भी। आज हम इसको ज़रा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि प्रोग्रामिंग पैराडाइम होता क्या है, इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं, और टाइप्स की भी आगे फर्दर सब टाइप्स हैं वो कौन कौन सी हैं। पहले तो हमें थोड़ी सी इतनी सी अंडरस्टैंडिंग ये होनी चाहिए कि प्रोग्रामिंग क्या चीज़ है। प्रोग्रामिंग सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, फाइनाइट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं जो कंप्यूटर को दी जाती हैं किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए। अब अगर हम बात करें कि प्रोग्रामिंग पैराडाइम क्या है, तो प्रोग्रामिंग पैराडाइम, द टर्म प्रोग्रामिंग पैराडाइम रेफर टू द स्टाइल ऑफ आ प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग पैराडाइम रेफ़र करती है स्टाइल प्रोग्रामिंग के, कि वो जो प्रोग्रामिंग की जा रही है वो किस स्टाइल में की जा रही है। पैराडाइम कहते हैं स्टाइल को, मॉडल को, नमूने को, कि वो जो प्रोग्रामिंग की जा रही है वो किस स्टाइल में की जा रही है। एक तरीक़ाकार है, एक मेथड है, एक स्ट्रेटजी बनाई गई है जिसके अंदर डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को यूज़ करते हुए एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। डिफरेंट ह्यूमंस मल्टीपल अप्रोच को यूज़ करके एक ही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देते हैं, और वो जो डिफरेंट अप्रोचेस को यूज़ कर रहे हैं वो क्या हैं, वो स्टाइल हैं प्रोग्रामिंग के। प्रॉब्लम एक ही है लेकिन उसको यूज़ करके उस सॉल्यूशंस को, डिफरेंट सॉल्यूशंस को यूज़ करके, डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ को यूज़ करके, प्रोग्रामिंग के स्टाइल्स को यूज़ करके उसका सॉल्यूशन फाइंड किया जा रहा है। ये है प्रोग्रामिंग पैराडाइम। इट डज़ नॉट रेफर टू अ स्पेसिफिक लैंग्वेज। ये किसी एक स्पेसिफिक लैंग्वेज के लिए नहीं है। एक लैंग्वेज के मल्टीपल पैराडाइम्स हो सकते हैं। एक लैंग्वेज को जब डिज़ाइन किया गया तो उसके लिए मल्टीपल स्टाइल्स हो सकते हैं, बट रादर इट रेफर्स टू द वे यू प्रोग्राम। इसका मतलब ये है कि हम जब प्रोग्रामिंग करते हैं या कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कोई प्रोग्रामिंग की जाती है तो वो किस स्टाइल में की जा रही है और उसका हम किस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व करवाना चाह रहे हैं। There are lots of programming languages that are well known, but all of them need to follow some strategy that then when we are implemented, and that strategy is a paradigm. बड़ी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं और उन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करते हुए जब हम कोई सॉल्यूशन फाइंड करते हैं, उस लैंग्वेज के जो रूल्स हैं, उस लैंग्वेज की जो उस लैंग्वेज के सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करके जब हम कोई सॉल्यूशन फाइंड करते हैं तो वो क्या है, उसको पैराडाइम कहा जाता है। उस स्ट्रेटजी को पैराडाइम कहा जाता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैराडाइम मीन डिफरेंट टाइप स्टाइल्स ऑफ प्रोग्रामिंग। मल्टीपल हमारे पास पैराडाइम्स हैं, काफ़ी ज़्यादा स्टाइल्स की प्रोग्रामिंग होती है, काफ़ी ज़्यादा टाइप्स की प्रोग्रामिंग होती है, बट यहाँ पे हम जस्ट मेन इसके पैराडाइम्स को डिस्कस करेंगे तो उससे हमें आइडिया हो जाएगा कि प्रोग्रामिंग के पैराडाइम्स का क्या मतलब है और इसको हमें डिस्कस क्यों करना है। प्रोग्रामिंग पैराडाइम की जो बेसिक टाइप्स हैं वो दो हैं, इम्पेरेटिव पैराडाइम एंड डिक्लेरेटिव पैराडाइम। इसके अंदर फर्दर आती हैं इसकी सब कैटेगरी या सब टाइप्स। जो इनको इम्पेरेटिव के अंदर हैं प्रोसीजरल पैराडाइम और एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, पैरेलल प्रोसेसिंग, और डिक्लेरेटिव की लॉजिकल एंड डेटाबेस पैराडाइम है। अब वन बाय वन हम इनको डिस्कस करते हैं कि ये इन पैराडाइम्स को किस तरह, इन पैराडाइम्स को यूज़ करते हुए किस तरह से कोडिंग की जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इम्पेरेटिव पैराडाइम। इट कंसिस्ट ऑफ कमांड्स फॉर द कंप्यूटर टू परफॉर्म। जो प्रोग्रामिंग का ये पैराडाइम है इसके अंदर क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ कमांड्स फॉर द कंप्यूटर टू परफॉर्म। इसमें कंप्यूटर को कमांड्स दी जाती हैं जिन कमांड्स को फॉलो करते हुए वो जो है कोई ऑपरेशन परफॉर्म करवाता है, कोई किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करता है। हर एक जो है लैंग्वेज, उसकी अपनी लिमिटेशंस हैं, वो उसके सेट ऑफ रूल्स हैं जिनको फॉलो करके उसने किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड कराना है।
इसी तरह इम्पेरेटिव पैराडाइम क्या है, उसके अंदर क्या होता है, कमांड्स दी जाती हैं। उन कमांड्स को यूज़ करते हुए जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं सीक्वेंस के अंदर दिए हुए हैं, उनको यूज़ करते हुए इस किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड किया जाता है। इम्पेरेटिव प्रोग्रामिंग इज़ अ पैराडाइम ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इन विच program describe the sequence of steps that change the program state। क्या है, ये एक टाइप की प्रोग्रामिंग है जिसके अंदर सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स को डिस्क्राइब किया जाता है, बताया जाता है कि इन सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स को फॉलो करके इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड किया जाएगा। और उस सॉल्यूशन, जब वो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड किया जाएगा तो उससे क्या होगा, प्रोग्राम की स्टेट चेंज हो जाएगी। चेंज द स्टेट ऑफ प्रोग्राम की स्टेट चेंज होने का मतलब क्या है यहाँ पे, उसका मतलब ये है कि जो प्रोग्राम को में वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन की हुई है उसकी वैल्यू एट द एंड चेंज हो जाएगी। सपोज हम अगर बात करें एक प्लस का हमने प्रोग्राम बनाया एडिशन के लिए कि दो नंबर्स को ऐड करना है। स्टार्ट में हमने सम की वैल्यू 0 डिफ़ाइन की, कोई गार्बेज वैल्यू हमने देनी होती है 0 दे दी। एट द एंड जब वो उसने नंबर्स का ए और बी का, ये दो नंबर्स का उसने सम करके सम वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाया तो सम की वैल्यू ऑटोमेटिकली 0 से चेंज हो गई उस नंबर के अंदर जो नंबर हमारा रिज़ल्ट आया है। इसीलिए इसको कहा जाता है कि इसमें प्रोग्राम की स्टेट चेंज हो जाती है। प्रोग्राम की स्टेट चेंज होने से मुराद ये है कि वेरिएबल्स की स्टेट चेंज हो जाती है। To make programs simpler to understand, statements have been programmed into sections using blocks। blocks को यूज़ करके मीन्स अगर फॉर लूप लगाया हुआ है कंडीशंस को यूज़ करके तो वो एक ब्लॉक बन जाएगा कोड का। इसी तरह आगे कोई और स्ट्रक्चर, कोई स्विच का कोई लूप लगा हुआ है तो वो एक ब्लॉक बन जाएगा। ब्लॉक्स को यूज़ करके डिफरेंट ऑपरेशंस को परफॉर्म करवाया जा रहा होता है रिज़ल्ट लेने के लिए। इट डिस्क्राइब द डिटेल ऑफ हाउ द रिज़ल्ट आर टू बी ऑब्टेन्ड। इसमें मीन्स डिस्क्राइब किया जा रहा है, मेथड बताया जा रहा है कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व किस तरह से करना है। सेट ऑफ स्टेप्स के अंदर जिस तरह हम अपनी लैंग्वेज में कोडिंग करते हैं तो हम बताते हैं कि इस तरह से इनपुट ली, एक वेरिएबल ए ले लिया इनपुट जिसमें हम एक नंबर देंगे, वेरिएबल बी ले लिया, उसके बाद सी के अंदर उन दोनों को सम करवा दिया, सी इज़ इक्वल टू ए प्लस बी। इस तरह सेट ऑफ स्टेप्स के अंदर हम सीक्वेंस के साथ कंप्यूटर को बता रहे हैं कि ये ऑपरेशन इस मेथड को यूज़ करते हुए इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड करना है। इसीलिए कहा जाता है कि इसमें हाउ द रिजल्ट्स आर टू बी ऑब्टेन्ड बताया जाता है कि रिज़ल्ट को किस तरह से ऑब्टेन करना है। प्रोग्रामर डिस्क्राइब करता है अपनी कोडिंग के अंदर कि किस तरह से किस मेथड को यूज़ करते हुए और किन सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स को यूज़ करते हुए किन ब्लॉक्स को यूज़ करते हुए कोड के इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आएगा। इम्पेरेटिव पैराडाइम के बाद नेक्स्ट है, इसकी एक एग्जांपल है, इन अ प्रोग्राम स्टेट्स आर वैल्यूज़ दैट हैव एन आइडेंटिटी हैज़ एन एग्जांपल। इस लाइन को समझें, इन अ प्रोग्राम स्टेट्स आर वैल्यूज़। स्टेट्स क्या हैं, जो लास्ट स्लाइड में क्या था कि चेंज द प्रोग्राम स्टेट क्या है, वो वैल्यू है, वो जो वैल्यू असाइन की हुई है वो कोई नंबर है या कोई अल्फ़ाबेट, कोई डिजिट है जो एक वेरिएबल को असाइन की हुई है। दैट हैव एन आइडेंटिटी का मतलब क्या है, उसका कोई नेम होगा, उसका कोई नेम दिया गया। अब अगर यहाँ पे आप देखें टोटल एक वेरिएबल है, टोटल को वैल्यू 0 असाइन की हुई है स्टार्ट में, तो उसकी एक आइडेंटिटी है ना कि उसका एक नाम रखा हुआ है। टोटल की वैल्यू 0 एक वेरिएबल है, उसके बाद ए की वैल्यू 1, बी की 7 और हमने टोटल करना है ए प्लस बी का और प्रिंट करवाना है टोटल। अब ये एक ब्लॉक ऑफ कोड है जिसमें सीक्वेंस के साथ बताया हुआ है, सेट ऑफ स्टेप्स दिए हुए हैं किस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। और एट द एंड आप देखें स्टार्ट में टोटल की वैल्यू 0 थी, जब हमने रिज़ल्ट प्रिंट करवाया तो टोटल की वैल्यू की स्टेट चेंज होके क्या हो जाएगी, 7 + 1 8 होगा। तो टोटल की वैल्यू अब इस टाइम क्या होगी, 8 होगी। तो इसी तरह कहा जाता है कि इम्पेरेटिव पैराडाइम के अंदर स्टेट जो है प्रोग्राम की चेंज हो जाती है। इम्पेरेटिव पैराडाइम की एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं।
एडवांटेजेस क्या हैं? वेरी सिंपल टू इम्प्लीमेंट, इट कंटेन लूप्स एंड वेरिएबल्स। लूप्स, इसमें जब हमने कोई प्रॉब्लम को अल्टरनेटिव सॉल्यूशन किसी का फाइंड करना है या किसी में कोई कंडीशन लगानी है तो उसके लिए इम्पेरेटिव पैराडाइम को यूज़ किया जाता है। बट इसकी एक प्रॉब्लम क्या है कि इसमें हम कॉम्प्लेक्स कोडिंग नहीं कर सकते, कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स का सॉल्यूशन नहीं फाइंड कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम हमारे पास बड़ी है तो उसका सॉल्यूशन हम इस पैराडाइम को यूज़ करते हुए नहीं फाइंड कर सकते हैं। सपोज़ अगर हम देखें कि अगर फेसबुक की कोई पोस्ट ले लेते हैं और ये एनालाइज करवाना है कि इस पोस्ट के जैसी हमें और पोस्ट चाहिए, तो ये एक बहुत बड़ा प्रोसेस है। इसके लिए किसी और पैराडाइम की ज़रूरत होगी। जो इम्पेरेटिव पैराडाइम है वो इसको फॉलो नहीं कर सकता या वो इसका सॉल्यूशन फाइंड नहीं कर सकता। उसके लिए ये बड़ा कॉम्प्लेक्स टास्क है, इसीलिए इसको लेस एफिशिएंट कहा जाता है, क्योंकि ये ज़्यादा बड़े प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड नहीं कर सकता। नेक्स्ट आती है जी प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग कैन बी डिफाइन एज सब टाइप ऑफ इम्पेरेटिव प्रोग्रामिंग। इम्पेरेटिव प्रोग्रामिंग की एक सब टाइप है, उसकी सब कैटेगरी है। इट बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोसीजर कॉल्स इन विच स्टेटमेंट्स आर स्ट्रक्चर्ड इनटू प्रोसीजर आल्सो नोन एज फंक्शंस। अब इसमें काम किस तरह से होता है? सपोज़ हमने फैक्टोरियल फाइंड करना है। फैक्टोरियल को समझते हैं ना? फैक्टोरियल क्या होता है कि हमने फैक्टोरियल होता है कि अगर मैंने 4 का फैक्टोरियल फाइंड करना है तो 4 से पिछले जितने भी नंबर्स हैं उनको 4 को मल्टीप्लाई करवाऊँगी 3 के साथ भी, फिर 2 के साथ, फिर 1 के साथ। 7 का फाइंड करना है तो 7 से पीछे 6 के साथ, फिर जो वैल्यू आएगी उसको 5 के साथ, फिर 4, फिर 3, फिर 2। तो ये होता है फैक्टोरियल के अपने जिस नंबर का फैक्टोरियल फाइंड करना है उससे पिछले सारे नंबर्स के साथ उसको मल्टीप्लाई करवा दो। हमने मैं एग्जांपल ले रही थी कि फैक्टोरियल फाइंड करना है किसी का, तो अगर फैक्टोरियल हमें किसी नंबर का फाइंड करना है तो उसके लिए हम एक ब्लॉक ऑफ कोड बना देंगे, एक फंक्शन बना देंगे जिसके अंदर हम कोडिंग कर देंगे कि फैक्टोरियल इस तरह से फाइंड किया जाता है। अब उस फैक्टोरियल वाले कोड को हम कई जगह पे जब चाहें जहाँ पे चाहें बार बार यूज़ कर सकते हैं। इट बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोसीजर कॉल्स। प्रोसीजर कॉल्स का क्या मतलब है कि एक दफ़ा कोई प्रोसीजर क्रिएट कर दिया उसके बाद हम उसको कॉल करके उसकी फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं। जो प्रोग्रामिंग के अंदर बेसिक वे है जिसको सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ही फॉलो करती हैं, फंक्शंस को यूज़ करती हैं, तो उसमें होता यही है कि प्रोसीजर्स को कॉल किया जाता है। जिस तरह से एक ब्लॉक बना लिया कोड का और उसके बाद उसको बार बार कॉल करके किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है हम फाइंड करते रहते हैं। एक स्टेटमेंट दी, उसमें लिखा हुआ था कि नंबर का फैक्टोरियल फाइंड करना है। अब उसी प्रोग्राम के अंदर नीचे कहीं कोड का ब्लॉक पड़ा है जिसके अंदर फैक्टोरियल फाइंड करने का जो है मेथड है वो डिस्क्राइब किया हुआ है। सिंपली स्टेटमेंट से स्विच करके नीचे उस मेथड पे आएगा कंपाइलर और वहाँ पे आके उसको लेके और उसको एग्जीक्यूट करवा देगा कि इस लाइन ने इस तरह से एग्जीक्यूट होना है। तो इस तरह कहा जाता है आल्सो नोन एज फंक्शन। इट हैज़ एबिलिटी टू रीयूज़ द कोड। अब हमने ऐसा नहीं है कि हमने अगर फैक्टोरियल का कोड लिखा है तो उसको हम उस प्रोग्राम में सिर्फ एक दफ़ा ही यूज़ कर सकते हैं। हम जब चाहें उस फंक्शन को उस प्रोग्राम के अंदर कॉल कर सकते हैं। तो इस तरह रीयूज़ेबिलिटी भी होती है कोड की, और रीयूज़ेबिलिटी एक बहुत बड़ा करैक्टरिस्टिक्स है कोडिंग का कि हम एक दफ़ा कोड करके उसको बार बार उसको रीयूज़ कर सकते हैं उसी फंक्शनैलिटी को, या उस फंक्शनैलिटी में थोड़ी बहुत चेंजेस करके हम उसका रीयूज़ कर सकते हैं। C++, जावा, पास्कल, कोल्ड फ्यूजन ये इसकी एग्जांपल्स हैं प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग की, जिसके अंदर जो है कॉल्स की जाती हैं फंक्शंस को, प्रोसीजर को क्रिएट किया जाता है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और उसके बाद जो है फिर उसको बार बार कॉल्स की जाती हैं उस प्रोसीजर को किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए। नेक्स्ट आती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम इज़ अ टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग पैराडाइम विच बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट्स। अब ये जो प्रोग्रामिंग पैराडाइम है ये बेस करता है ऑब्जेक्ट्स पे। ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट बेसिकली आप कह सकते हैं, अगर हम एग्जांपल लें, सपोज एक कार एक ऑब्जेक्ट है। उस कार के जितने भी फीचर्स हैं जो उसके अंदर एट्रीब्यूट्स हैं वो किस मॉडल की है,
उसके अंदर कौन सा इंजन है, एक्सीलरेटर क्या है, कौन सा है, मॉडल कौन सा है, उसका कलर कौन सा है गाड़ी का, ये सारे के सारे उसके जो एट्रीब्यूट्स हैं वो क्या आएंगे, वो उस ऑब्जेक्ट के अंदर आ जाएंगे। अब हमने उस कार का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, उसके सारे के सारे एट्रीब्यूट्स बना लिए, उसको अब हम जब चाहें उसको कॉल करवा के हम उसको यूज़ कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बेस करती है ऑब्जेक्ट्स पे। ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, उसके बाद एक क्लास बनाई। क्लास होता है एक टेम्पलेट है जिसमें ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट किया जाता है, उसके बाद फिर उनको कॉल करवा के किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड किया जाता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज़ अ टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग पैराडाइम विच बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट्स which may contain data form of fields in form of fields we known as attribute। ऑब्जेक्ट्स के अंदर क्या होगा, डाटा होगा, फील्ड्स की फॉर्म में। फील्ड्स मींस वो एट्रीब्यूट हैं जो किसी एक ऑब्जेक्ट के हो सकते हैं। लाइक आप स्टूडेंट्स हैं तो स्टूडेंट के क्या ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, आपका नेम है, रोल नंबर है, आपका क्लास है, सेक्शन है, आप किस कोर्स के हैं, कौन से टीचर आपको पढ़ाते हैं, तो ये सारे के सारे आपके एट्रीब्यूट्स हैं। इन फॉर्म ऑफ प्रोसीजर्स आल्सो नोन एज मेथड्स। तो इनको वो जो एट्रीब्यूट्स ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए जाते हैं उनको यूज़ जब किया जाता है तो वो मेथड्स के थ्रू किया जाता है, फंक्शंस के थ्रू किया जाता है, तो उनको मेथड्स भी कहा जाता है, फंक्शन भी कहा जाता है। द मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर क्लास बेस्ड, मीनिंग दैट ऑब्जेक्ट्स आर इंस्टेंस ऑफ क्लास विच टिपिकली आल्सो डिटरमाइन देयर टाइप। अब इसका क्या मतलब है, जितनी भी पॉपुलर लैंग्वेजेस हैं प्रोग्रामिंग की वो सारी की सारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होती हैं। लास्ट टाइम जब लेक्चर्स में मैंने थोड़ा सा प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट दिया था तब भी मैंने बताया था कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है इसमें होता क्या है कि आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं जो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की डेप्थ में जाके आपको अंडरस्टैंडिंग दे सकते हैं। अगर आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के किसी एक लैंग्वेज के अंदर भी कॉन्सेप्ट सारे मिल जाते हैं तो इसका मतलब है कि आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे ग्रिप ले सकते हो। तो इसमें और ये बेस किस पे करती है, क्लास पे करती है। क्लास में क्या होता है, क्लास एक सिंपल टेम्पलेट है जिसके अंदर मेथड्स क्रिएट किए जाते हैं, ऑब्जेक्ट्स बनाए जाते हैं, फिर उन ऑब्जेक्ट्स को कॉल की जाती है प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन के लिए। ये जब आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कोर्स पढ़ोगे तब आपको डिटेल में प्रैक्टिकल जब आप करोगे तो आपको पता चलेगा कि ऑब्जेक्ट क्रिएट किस तरह से होता है, उसके अंदर जो मेथड्स हैं वो क्या हैं, और ऑब्जेक्ट को कॉल किस तरह से किया जाता है, और कॉल होने के बाद एक क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट किस तरह से ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। तो अब एक क्लास है, लास्ट में लिखा विच टिपिकली आल्सो डिटरमाइन देयर टाइप। क्लास के अंदर क्या होता है कि हमने जब एक मेथड बनाया तो हम उसकी प्राइवेसी भी सेट कर सकते हैं कि ये मेथड प्राइवेट है, पब्लिक है। अगर प्राइवेट है तो उसको सिर्फ हम उसी क्लास के अंदर यूज़ कर सकते हैं, और अगर वो पब्लिक है तो हम उसको किसी और क्लास के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब जब आप प्रैक्टिकली करोगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कोर्स के अंदर तो आपको आइडिया हो जाएगा कि क्लास के अंदर जो जब मेथड्स किसी को प्राइवेट या पब्लिक उसकी प्राइवेसी रखी जाती है तो उसको किस तरह से हम एक्सेस कर सकते हैं। इसके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के जो फीचर्स हैं, जो इसके एडवांटेजेस हैं वो क्या हैं, डाटा सिक्योरिटी है, मीन्स इसमें हम प्राइवेसी लगा सकते हैं कि किस कंटेंट को हम एक प्रोग्राम के अंदर किस ब्लॉक ऑफ कोड को हम एक्सेस कर सकते हैं और किसको नहीं कर सकते। इनहेरिटेंस है, मीन्स एक कोड को हमने जनरेट किया एक किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए और उसी को हमने इनहेरिट कर दिया। इनहेरिट का मीन्स समझते हैं ना कि उसको आप उसी कोड को आप उसकी जो फीचर्स हैं, जो उसकी फंक्शनलिटी है उसको आप किसी और के अंदर यूज़ कर रहे हैं। तो उसकी इनहेरिटेंस की प्रॉपर्टी भी आती है इसके अंदर। कोड रीयूजेबिलिटी है कि एक दफ़ा कोई क्लास क्रिएट कर लो, कोई फंक्शन कोई मेथड आपने क्रिएट कर लिया तो उसको आप रीयूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आती है इम्पेरेटिव पैराडाइम की एक और टाइप, पैरेलल प्रोसेसिंग अप्रोच। पैरेलल प्रोसेसिंग अप्रोच में सिंपली ये इसको आप एक प्रोग्रामिंग अप्रोच तो नहीं कह सकते, लेकिन ये इसका एक कॉन्सेप्ट है जो इम्पेरेटिव प्रोग्रामिंग के अंदर पैराडाइम के अंदर ही आता है। पैरेलल प्रोसेसिंग इज़ अ प्रोसेसिंग ऑफ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन बाय डिवाइडिंग देम अमंग मल्टीपल प्रोसेसर्स।
एक इंस्ट्रक्शन जो है, एक प्रोग्राम जो है उसको डिवाइड कर दिया जाता है, मल्टीपल प्रोसेसर्स को दे दिया जाता है। मल्टीपल प्रोसेसर्स उस एक प्रोग्राम को यूज़ करते हैं और उसको डिफरेंट ब्लॉक्स के अंदर, पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है। और जब एक प्रोग्राम को उसके 3-4 ब्लॉक्स बना के डिफरेंट प्रोसेसर्स को हम दे देंगे उसके सॉल्यूशन के लिए, और एट दी एंड हम उसको क्या करेंगे, उसको इकट्ठा करके उसका रिज़ल्ट निकाल लेंगे। इससे होता क्या है, अ पैरेलल प्रोसेसिंग सिस्टम parallel processing system possesses many processors with the objective of running a program in less time by dividing them। तो इससे होता क्या है कि जो रनिंग टाइम है किसी प्रोग्राम का वो कम हो जाता है। कम टाइम में अब एक काम एक बंदा करेगा और उसी काम को 5 बंदों में डिवाइड कर दिया गया है, तो उसका रनिंग टाइम ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा कि उस काम को जल्दी से परफॉर्म करवाया जा सकेगा। तो पैरेलल प्रोसेसिंग में ऐसा नहीं होता कि एक टाइम पे मल्टीपल प्रोसेसेस चल रहे होते हैं एक प्रोसेसर के ऊपर, जबकि इसमें होता इस तरह से है कि एक ही प्रोग्राम को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करके उसके एक पार्ट्स को मल्टीपल प्रोसेसर्स को असाइन कर दिया जाता है। वो प्रोसेसर उनका रिज़ल्ट जनरेट करके एट द एंड जो है लाइक डिवाइड कनकर के डिवाइड किया, उसको तोड़ा और उसके बाद कनकर करके जोड़ा। जो रिज़ल्ट्स हैं उनको पैरेलल प्रोसेसिंग में इस तरह से होता है कि मल्टीपल प्रोसेसर्स एक प्रोग्राम को का सॉल्यूशन फाइंड करते हैं अपने अपने ब्लॉक का, एट द एंड उनको इकट्ठा करके रिज़ल्ट जनरेट करवा लिया जाता है। नेक्स्ट आती है डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग या डिक्लेरेटिव पैराडाइम। ये इट इज़ डिवाइडेड एज लॉजिकल फंक्शनल डेटाबेस। इसके अंदर क्या है, ये किस पे बेस करती है, लॉजिक्स पे, फंक्शंस पे और डेटाबेस पे। लॉजिक्स का आपको है थोड़ा बहुत, हमने लास्ट लेक्चर में अपने लॉजिक्स को डिस्कस किया हुआ है कि लॉजिक क्या होती है। लॉजिक क्या है, किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए उसका जो हमें आउटपुट है, इनपुट के अगेंस्ट हाँ या ना में हमें उसका रिस्पॉन्स करना होता है, ट्रू या फॉल्स में करना होता है। ये होता है लॉजिक। किसी अगर कोई एक्सप्रेशन भी है तो एट द एंड वो चाहे जितना मर्ज़ी बड़ा एक्सप्रेशन है, उसमें जो मर्ज़ी गेट्स यूज़ हो रहे हैं, एट द एंड उसका रिज़ल्ट क्या आएगा, ट्रू या फॉल्स में ही आएगा। ये है लॉजिक। फंक्शनल मीन फंक्शंस को यूज़ किया जाता है। डेटाबेस क्या है, डेटाबेस आप कह सकते हैं कि जिस तरह एक कंपनी है और उसके मल्टीपल जगहों पे उनका डाटा पड़ा हुआ है, और स्टाफ का डाटा अलग से है, कंपनी का अपना डाटा अलग से है, उस सब को इकट्ठा करके एक जगह पे रखना डेटाबेस है। और उसके बाद फिर जब हम अपने कॉलेज की बात करें, कॉलेज में स्टूडेंट्स का डाटा अलग है, आपके रजिस्ट्रेशंस का पड़ा होगा, कहीं कहीं एडमिशन जो आपने लिया है उसका पड़ा होगा, आपके रिज़ल्ट्स कहीं पड़े होंगे, जो प्रीवियस स्टूडेंट्स चले गए उनके रिज़ल्ट्स पड़े होंगे, उनके डॉक्यूमेंट्स होंगे इनके पास। तो ये सारा का सारा डाटा एक जगह पे ये इकट्ठा करके रख लेते हैं, और उसके बाद जब जिस डाटा की ज़रूरत होती है उसको एक्सेस करना इस पैराडाइम में आता है, डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग में आता है। In computer science, the declarative programming is a style of building program that express the logic of computation without talking about its control flow. इम्पेरेटिव प्रोग्रामिंग क्या था कि हमें पता है जो सेट ऑफ स्टेप्स हमने दिए हैं, जो मेथड हमने कंप्यूटर को दिया है, उसको देख के उसने उस पर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करते हुए प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड करना है। जबकि डिक्लेरेटिव में क्या है, डिक्लेरेटिव में ये मैटर नहीं करता कि वो किस मेथड को यूज़ किया जा रहा है, क्या फ़्लो है, क्या स्ट्रेटजी है। सिर्फ हमें ये है, इट फोकस ऑन व्हाट द प्रोग्राम शुड अकम्प्लिश, कि प्रोग्राम से हमें आउटपुट क्या मिल रही है, प्रोग्राम क्या अकम्प्लिश कर रहा है। इसका पर्पस जो है वो सिर्फ ये है डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग का। हमें फ़्लो से कोई लेना देना नहीं है, विदाउट टॉकिंग अबाउट इट्स फ़्लो कंट्रोल को हम नहीं देखते कि इसके अंदर फ़्लो कंट्रोल किस तरह से है, बस हमें रिज़ल्ट्स को देखना है कि वो रिज़ल्ट क्या आए हैं। डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग ऑफन कंसिडर प्रोग्राम एज सीरीज ऑफ अ फॉर्मल लॉजिक। थीरीज़ को देखते हुए एक थीरी है, जिस तरह हमने क्लास में भी एक एग्जांपल डिस्कस की थी कि अगर बारिश होती है तो उसका दोस्त आएगा और ये कहीं बाहर घूमने फिरने जाएंगे, तो इस तरह की एक थ्योरी कोई होगी, उस थ्योरी की बेस पे
कोई लॉजिक उस किसी लॉजिक का रिज़ल्ट फाइंड किया जाएगा। थ्योरी हो सके, जिस तरह थ्योरी में एक अब इंग्लिश स्टेटमेंट्स में ही है ना कि अगर बारिश होती है तो इसका दोस्त आता है तो फिर जो कहीं बाहर घूमने फिरने जाएंगे, और एट दी एंड क्या होगा कि चेक किया जाएगा कि इसकी उसकी लॉजिक को कि अगर क्या बारिश हुई है या नहीं, उसका दोस्त आया है या नहीं, और वो घूमने फिरने गए हैं या नहीं, वो काम हो रहा है या नहीं, सिर्फ हम ये देख रहे हैं, बाकी हमारा काम नहीं है। इसके लिए जो लैंग्वेजेस हैं, एसक्यूएल है जो डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग के अंदर आती है, एक्सएसक्यूएल है, एक्सएमएल एसक्यूएल है। नेक्स्ट है लॉजिकल पैराडाइम। लॉजिकल पैराडाइम में क्या होता है, इट सॉल्व्स लॉजिकल प्रॉब्लम लाइक पजल सीरीज। लॉजिकल पैराडाइम में आप ये भी देख सकते हो कि कंप्यूटर ये उसको मेथड का नहीं पता कि वो किस मेथड को यूज़ कर रहा है, लेकिन वो अपने नॉलेज के बेस पे जो उसको बताया गया है या जो उसको सिखाया गया है उसकी बेस पे वो रिज़ल्ट जनरेट करवा रहा है। दिस प्रोग्रामिंग इज़ नॉलेज बेस विच वी नो बिफोर एंड अलॉन्ग विद क्वेश्चन एंड नॉलेज बेस विच इज़ गिवन टू मशीन इट प्रोड्यूसेस। जो हम कंप्यूटर को, मशीन को हमने जो नॉलेज दिया है उसकी बेस पे उसने रिज़ल्ट जनरेट करवाना है। हमने सीखा था लॉजिक गेट्स को बनाना। लॉजिक गेट्स को जब हमने बनाना सीखा तो उसमें क्या था कि हम जो उसको सिखाते थे मशीन को, मशीन उसकी बिना पे ही रिज़ल्ट जनरेट करवाती थी। उसकी अगर हाँ या ना में एक आउटपुट आ रही है, ट्रू या फॉल्स में, एट द एंड हमारे पास एक आउटपुट आती थी, उसमें ट्रू वैल्यू आएगी या फॉल्स आएगी। तो वो किस पे आती थी कि हमने जो मशीन को सिखाया है, जो हमने उसको नॉलेज दिया है, जो उसके पास नॉलेज है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, उसको देखते हुए ही हमारे पास उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आता था। इन नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सच कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज बेस इज़ नॉट अवेलेबल। नॉर्मली अगर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात करें तो इसमें इस तरह का नॉलेज बेस कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। अगर हम अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात करें जिनमें हम कोडिंग करते हैं, PHP है, पाइथन है, रूबी है, C++ है, तो इनमें ये वाले कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं होते। इनमें इम्पेरेटिव पैराडाइम को देखते हुए सेट ऑफ स्टेप्स के अंदर मेथड बताया जाता है और फिर कोडिंग की जाती है। जबकि जो लॉजिकल पैराडाइम है इसमें क्या है, इसमें नॉलेज बेस है कि कंप्यूटर के पास जो नॉलेज है, जो उसको नॉलेज दिया गया है, उसकी बेस पे उसने रिज़ल्ट जनरेट करवाने हैं। तो ये कहाँ पे यूज़ होती है फिर, while using the concept of artificial intelligence machine learning we have some models like perception which using the same mechanism। अब अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें या मशीन लर्निंग की बात करें, ये दो कॉन्सेप्ट्स हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या होता है, अगर एक रोबोटिक कोई काम परफॉर्म कर रहा है तो वो किस तरह से कर रहा है, उसको वो सिखाया गया ना, उसको वो काम करने को कहा गया है, उसको उसके पीछे उसकी कोडिंग की गई है, उसको बताया गया है कि ये काम इस तरह से आपने परफॉर्म करना है। यह एक मशीन है। मशीन लर्निंग की अगर हम बात करें तो आप चेस खेलते हैं मोबाइल पे या लैपटॉप पे, तो किस तरह से कंप्यूटर को पता है कि नेक्स्ट जो है वो चाल किस तरह से चलनी है, तो वो किस तरह से कर रहा है, आपको देखते हुए कि आपने अब कौन सा स्टेप लिया तो आगे से उसको कौन सा स्टेप लेना है। या आप किसी और गेम की भी बात करें तो किस तरह से कंप्यूटर को पता होता है या मशीन को पता होता है कि जो मेरे सामने वाला बंदा है उसने अगर ये स्टेप लिया तो मैंने उसके अगेंस्ट इस तरह से खेलना है। ये सारा का सारा मशीन लर्निंग के थ्रू हो रहा है कि लॉजिकल पैराडाइम में मशीन लर्निंग होती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है, और उसको हैव सम मॉडल्स लाइक परसेप्शंस। तो फिर जब हम गेम खेलते हुए जब हम कोई स्टेप लेते हैं तो उसके आगे से हमारे स्टेप को देखते हुए कंप्यूटर ने उसको उस पर परसेप्शन अपनी लगानी है कि अच्छा इस बंदे ने ये स्टेप खेला है तो उसके बाद मैंने क्या करना है। तो वो क्या होगा, उसका नॉलेज होगा जिसकी बेस पे उस नॉलेज को देखते हुए उसने कोई डिसीजन लेना होता है। द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम इज़ वेरी मच लाइक प्रूफ ऑफ मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स। मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स के प्रूफ की तरह है ये। जिस तरह से उसमें प्रूफ में क्या होता है, वैल्यू को एट द एंड हमने इक्वल करना होता है, उसका कोई ना कोई रिज़ल्ट हमें फाइंड करके देना होता है। तो इस तरह इसमें भी मैथमेटिकल प्रूफ की तरह इसको कहा जाता है। रूल्स आर रिटन एज लॉजिकल क्लोजेज विद अ बॉडी हेड एंड अ बॉडी। फॉर इंस्टेंस H इज़ ट्रू इफ़ B1 B2 एंड B3 आर ट्रू। इसमें होता क्या, रूल्स लिखे जाते हैं लॉजिक्स के लिए कि अगर
हेड का जो पार्ट है वो ट्रू है, अगर हेड का पार्ट ट्रू है तो उसके लिए क्या होगा, B1 B2 और B3 भी ट्रू होंगे। जिस तरह लॉजिक गेट्स डिज़ाइन करते हुए हम कह देते थे कि अगर नंबर ऑफ़ वंस इवन है तो ये फलां गेट होगा, नंबर ऑफ़ वंस ओड हैं तो ये फलां गेट होगा। अगर दोनों इनपुट्स 1 है तो कौन सा गेट है, दोनों इनपुट 0 हैं तो कौन सा गेट है। इसी तरह इसके अंदर भी क्लोजेस डिज़ाइन की जाती हैं। इसके जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इसके अंदर यूज़ होती हैं, ASP.NET, डाटालॉग है, प्रोलॉग है, फ्रिल एंड एफलॉजिक है। नेक्स्ट आती है डेटाबेस प्रोग्रामिंग पैराडाइम। डेटाबेस प्रोग्रामिंग पैराडाइम में क्या होता है, डेटाबेस को आप कह सकते हैं कि डेटाबेस में एक वाइड रेंज में डाटा पड़ा होता है, जिसके अंदर अगर हम एक अपने कॉलेज की बात करते हैं तो उसके अंदर भी क्या होता है कि कॉलेज का जितना भी डाटा पड़ा है वो सारा का सारा वो एक जगह पे इकट्ठा पड़ा हुआ है, जिसको वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से एक्सेस कर सकते हैं। या आप कह सकते हैं कि डेटाबेस ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन है, ऑर्गेनाइज्ड, जिसके अंदर डाटा को ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है टेबल्स की फॉर्म में, एंट्रीज़ की फॉर्म में। अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो स्टूडेंट्स का डाटा एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में उनके पास पड़ा है एक डेटाबेस के ऊपर, जिसको अगर सपोज़ मुझे सिर्फ उन स्टूडेंट्स का डाटा आप में से चाहिए जो BSCS के हैं या जो जस्ट ADPCS के हैं, तो उसके लिए सिंपल से एक छोटी सी क्यूरी लगा के मैं सिर्फ उन स्टूडेंट्स का डाटा एक्सेस कर सकती हूँ जो आप में से जिस एक स्पेसिफिक कैटेगरी का डाटा मुझे चाहिए। तो डेटाबेस प्रोग्रामिंग पैराडाइम के अंदर इस तरह से होता है काम। दिस प्रोग्रामिंग मैथडोलॉजी बेस्ड ऑन डाटा एंड इट्स मूवमेंट, कि डाटा को अरेंज करना है, ऑर्गेनाइज करना है, स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में रखना है टेबल्स को यूज़ करते हुए, और उसके बाद अगर हमें मूवमेंट करनी है डाटा की, डाटा हमें एक्सेस करना है तो वो इसके अंदर होता है। इसमें कोई कोडिंग वगैरह नहीं यूज़ की जाती, इसके अंदर सिंपल डाटा के साथ ही खेला जाता है कि हम डाटा को एक्सेस कर रहे हैं, रिट्रीव कर रहे हैं, डाटा को अपडेट कर रहे हैं कोई क्यूरी लगा के, उसके अंदर कोई डाटा और ऐड कर रहे हैं या कुछ डिलीट कर रहे हैं। प्रोग्राम स्टेटमेंट्स आर डिफाइंड बाय डाटा रादर देन हार्ड कोडिंग अ सीरीज ऑफ स्टेप्स। हार्ड कोडिंग के बजाय इसके अंदर डाटा को ही डिस्क्राइब किया जाता है कि डाटा को रखा जाता है, इन्फॉर्मेशन को रखा जाता है और उसके बाद उसको रिट्रीव किया जा सकता है जब जब हमें चाहिए होगा। अ डेटाबेस प्रोग्राम इज़ हार्ट ऑफ बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड प्रोवाइड डाटा एंट्री, अपडेट, क्यूरी एंड रिपोर्टिंग फंक्शंस। किसी भी अगर हम बिज़नेस की बात करें कि कोई कंपनी है तो हर एक कंपनी का या हर एक बिज़नेस का एक डेटाबेस होती है, जिस डेटाबेस के अंदर उनके सारा का सारा डाटा स्ट्रक्चर्ड या ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में पड़ा होगा। पहले जब डेटाबेस नहीं थी, जब ये कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट नहीं था, तो तब सारा का सारा काम रजिस्टर्स पे कॉपी वर्क किया जाता था। रजिस्टर्स बनाए जाते थे जिसमें सारी की सारी इन्फॉर्मेशन, सैलरी कितनी है किसी एम्प्लॉय की, किसी एम्प्लॉयज़ का सारा डाटा, उसकी इन्फॉर्मेशन, कंपनी को कितना लॉस हो रहा है, कितनी उसकी प्रॉफिट हो रही है, कौन सी प्रोडक्ट सेल हो रही है, ये जो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन होती थी ये सारी तब भी लिखी जाती थी। वो रजिस्टर्स के ऊपर डाटाबेस हम कह सकते हैं बनाई जाती थी। लेकिन अभी क्या है, अभी कंप्यूटर के अंदर डाटाबेस बनाई जाती है और हमें जब जिस डाटा की जिस थोड़े से डाटा की ज़रूरत होती है, हम सिर्फ उसको एक क्यूरी लगा के एक लाइन लिख के उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो ये होता है डेटाबेस। अ डेटाबेस प्रोग्राम इज़ हार्ट ऑफ बिजनेस इंफॉर्मेशन। किसी भी बिज़नेस के लिए डेटाबेस का होना ज़रूरी है, क्योंकि हर बिज़नेस का डाटा होता है जिसको वो फ्यूचर में के लिए रखते हैं संभाल के, या अपने प्रेजेंट के लिए भी उसकी ज़रूरत होती है। इसमें होता क्या है, टेबल्स को क्रिएट किया जाता है और उन टेबल्स से रिज़ल्ट को गेट करने के लिए क्यूरी लगाई जाती है। SQL लैंग्वेज को यूज़ किया जाता है डेटाबेस प्रोग्रामिंग के लिए। SQL लैंग्वेज सबसे ज़्यादा यूज़ की जाने वाली लैंग्वेज है डेटाबेस के अंदर, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज, जिसके थ्रू हम डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। डेटाबेस के अंदर हम और डाटा ऐड कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं एंड सो ऑन। दैट्स इट फॉर टुडेज़ लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सा ख्याल रखें। स्टे होम, स्टे सेफ।